हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज शुरू करने से पहले फिर से हम डिस्कस करेंगे कि हमने जून के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी पिछले एक साल के करंट अफेयर्स पे पूरा जोर डालता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक साल का ही आएगा, बट हाँ, एक साल के करंट अफेयर्स पे जोर डालता है। तो मैंने जून से लेके अप्रैल तक का टारगेट लिया था और जिसे मैं 20 मई तक कंप्लीट कर दूंगा। जी, वो भी पूरे सिंप्लीफाइड वे में, ताकि आप उसे रिकॉल कर पाए एग्जाम टाइम में। और इसीलिए मैंने जून सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। जून का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सारे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई आइकन में भी आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको वीडियो का लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ प्रोवाइड मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम ये 8 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जिनको एग्जाम में रिकॉल करने में बहुत लोगों को कुछ कुछ ट्रिक्स की वजह से दुविधा हो सकती है। इसलिए हम आज ये 8 टॉपिक को फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है ट्रांसजेंडर राइट्स बिल, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में लिखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस क्यों? क्योंकि हो सकता है ट्रांसजेंडर राइट्स बिल हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हम पहले ही इसको एक अलग साइड में रख दिए कि हाँ, इस बॉक्स में है। अब उस बॉक्स में रहेगा, जब एग्जाम में हमें जरूरत पड़ेगा तो हम अपने दिमाग के उस बॉक्स में जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस वहां से ये ट्रांसजेंडर राइट्स बिल निकालेंगे कि इसका जो पेरेंट बॉडी थे जिन्होंने जिसने ये पार्लियामेंट में ये बिल लेके आए थे, वो थे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के मिनिस्टर। ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया। वो बिल क्या था? द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। ठीक है। ये बिल क्या करेगा? एम्पावर करेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। किस किस जगह में? सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, ताकि वो भी हमारे एक आम लोगों की तरह खुल के इसी कंट्री में अच्छे से अपना रह सके। फिर इस बिल में ये भी हुआ है कि नया एक डेफिनेशन भी उन्होंने दिया है ट्रांसजेंडर एक इंसान को। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर वो मैच नहीं करते हैं जब वो जन्म के वक्त, जब वो जन्म लेते हैं तभी उनको नहीं दिया जाता है कि वो या वो मेल है या फीमेल है या क्या है वो, जिस वक्त वो जन्म लेते हैं। इसलिए उसको ट्रांसमेंस, ट्रांस वुमेन, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्वेयर्स एंड पर्सन, वो इस तरह से कर दिया। पर लेकिन सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज हम लोग उनको देते हैं, जैसे किन्नर, हिजरा और ये सब इत्यादि लोग। हम लोग जो उसको सोशली कल्चरल में हम लोग जिस तरह से उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, ये किन्नर है, ये हिजरा है, ऐसे करके। तो अब इस बिल के कुछ की फाइंडिंग्स भी देख लेते हैं। जैसे कि ये बिल स्टॉप करेगा डिस्क्रिमिनेशन को। जैसा मैंने पहले बोला कि हम कभी देखते हैं किसी को भी, अगर हम क्लास में अपने या किसी अपने एम्प्लॉयमेंट किसी ऑफिस में अगर कोई किन्नर आ रहा है तो हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, कुछ हम उसको कमेंट करते हैं। तो वो सब चीज़ हमको बंद करना होगा। इस बिल के में ये लिखा हुआ है कि ये बिल से हमें ये पावर उनको मिला है कि वो इस तरह का चीज़ हो तो वो कंप्लेन कर सके। हम यानी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके अलावा ये बिल उस पर्सन को रिकॉग्नाइज करेगा। कैसे? कौन, कोई भी कुछ भी आके तो नहीं बोल सकते कि हाँ, मैं किन्नर हूँ, मैं ये हूँ। तो ये एक कमिटी जो है, डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी, जो कि ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, ये किन्नर है या नहीं है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट उनका प्रमाण होगा कि वो बता सकते हैं कि हाँ, मैं किन्नर हूँ। और किन्नर से रिलेटेड जो भी अभी या आगे बेनिफिट्स हमारी सरकार देंगे, वो उस सर्टिफिकेट पे ही बेस होगा। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो नहीं मिल पाएगा उनको। ये डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में भी आगे डिस्कस आने वाली है, हम फिर आगे स्लाइड्स में आपको बताते हैं। फिर एक पर्सन को, मतलब जिस इस बिल के हिसाब से जो दिया गया है कि एक क्योंकि जैसे बोला कि मैंने जन्म के वक्त तो आपको नहीं बोला जाता कि आप मेल है या फीमेल है, बट आप जब बड़े होते हैं और ये बिल के हिसाब से आपको हक दिया जाएगा कि या तो आप एक आदमी या तो औरत या ट्रांसजेंडर के रूप में अपने आप को मतलब मान सके उस बिल के हिसाब से। या तो वो भी बिना, अगर आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा रहे हैं या हार्मोनल थेरेपी, वो मैटर नहीं करता। बस आपको जो जिसमें बनना है, या तो मेल में या तो फीमेल में या ट्रांसजेंडर में, वो आपके ऊपर है। आपका पूरा हक है किस तरह से आपको बनना है, चाहे आप सर्जरी कराएं या कुछ भी कराएं। उसके बाद ये जो कमिटी जो मैंने बोला था, वो कमिटी होते हैं, उसमें कुछ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं, एक होंगे मेडिकल ऑफिसर उसमें, एक होंगे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट,
जो दिमाग का संरक्षण करेंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होंगे, जो वेलफेयर ऑफिसर जो होते हैं उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक वेलफेयर ऑफिसर होंगे, वो भी उस कमिटी के मेंबर रहेंगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहेंगे, और साथ ही एक ट्रांसजेंडर पर्सन भी रहेंगे, ताकि ये सारे कमेटी मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसी एक इंसान को वो सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है, वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है। साथ ही में इसके इस बिल के कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। बिल में कहीं भी ये नहीं बताया कि किन्नर को सर्टिफिकेट तो दिया जा रहा है, पर उनको रिजर्वेशन किस किस जगह में मिलेगा। जैसे हमें मिला है, हमें SC ST OBC या डिप्रेस क्लास किसी को भी बहुत सारे जगह में माइनॉरिटीज के बेस पे मिला है, माइनॉरिटीज को भी मिले गए हैं हमें। फिर उसके बाद 10% रिजर्वेशन वीकर सेक्शंस को भी मिला गया है, बट कहीं भी इस बिल में ये नहीं कहा गया कि ट्रांसजेंडर को भी रिजर्वेशन मिलेंगी। उसके अलावा कि जो पर ये जरूर रख दिया गया है कि जो ऑर्गेनाइज बेगिंग होते हैं, जो ट्रेन में या कहीं उन लोग का पूरा बेगिंग, वो भीख मांगते हैं, वो पर बैन कर दिया है। अगर ऐसा करते हुए किसी को देखा गया तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये सब चीज पर लेकिन बिल में दिया गया है। उसके साथ ही बिल में ये भी कहीं नहीं दिया उनको राइट्स के हिसाब से कि अगर कुछ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट कुछ होते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन पे, तो किस टाइप का पनिशमेंट होगा। ये क्या नॉर्मल CRPC उसके तहत देखा जाएगा, या इसके लिए इस बिल के तहत ट्रांसजेंडर बिल में कुछ ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी कुछ पनिशमेंट टाइप का लेके आया गया, ऐसा कुछ भी कहीं पे दिया हुआ नहीं था। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे, जो कि है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019। आज शायद कुछ ज़्यादातर बिल्स ही मैंने लिया है, क्योंकि बहुत सारे बिल्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी बहुत कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि UPSC वही ट्रिक ला देगा कि ये बिल इस मिनिस्ट्री के तहत है, या इस बिल में ये 2019 की जगह 2018 दे देगा, और उस जगह में हम कुछ कुछ मिस्टेक कर सकेंगे। तो ये सब चीज़ को लेकर एकदम कंसेप्शन पूरा एकदम आप क्लियर रखिए, मैं आपके साथ हूँ, आप बस बने रहिए। तो ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि लोकसभा ने इस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA बिल को पास कर दिया था। ठीक है। और ये बिल किससे अमेंड होकर बना था, ये लास्ट अमेंड हुआ था 2008 में, उसको अमेंड करके NIA एक्ट जो था उस वक्त 2008 में, उसको अमेंड करके 2019 में, समझ लीजिए 11 साल। 8 में था, 11 साल ऐड किए, और आपको फिर से अमेंडमेंट हो गया, 11 साल में बड़ा हो गया NIA। ठीक है। उसके बाद फिर इस बिल में ये भी दिया गया है कि स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे, ताकि स्पीडी ट्रायल्स हो सके, ये ना कि उनको दूसरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भरोसे अगर बैठे रहे, और यहाँ पे जिस हमको टेररिस्ट को लेके आए हैं और उसके लिए हम लोग बैठे 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 पूरा 4 साल 5 साल निकल गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इस बिल के हिसाब से NIA को पावर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी, मतलब जो भी करप्शन और ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग ये सब होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, वो सब से रिलेटेड का। फिर आर्म्स का जो सेल और बिजनेस जो होते हैं आर्म्स से रिलेटेड, जो उसका प्रोहिबिट करने के लिए भी NIA को पूरा पावर दिया गया है। फिर साइबर टेररिज्म, जो कि पहले नहीं था, साइबर टेररिज्म जो पहले उतना नहीं वाइटल था, पर आज के टाइम में साइबर टेररिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए NIA को फुल पावर दिया गया है, ताकि वो अपने हिसाब से कुछ जो हो वो केस जो हो अपना एक्टिविटीज करें, और स्पेशल कोर्ट के थ्रू वो अपना कंक्लूजन भी जल्द से जल्द पे आ सके। उसके अलावा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस जो भी RDX से रिलेटेड कुछ भी हो, वो भी जो 1900 एक्ट के तहत है, उसके भी टर्म्स को ये NIA एक्ट में कवर किया गया है। ठीक है। और ये NIA का जुरिस्डिक्शन, मतलब ये किस एरिया तक जा सकते हैं, तो ऐसा दे देगा इंडिया के फुल कंट्री में ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये इंडिया के बाहर भी अगर इनको जरूरत पड़े कि इनको नेपाल से कुछ लाना है किसी टेररिस्ट को, तो ये NIA की टीम जा सकते हैं। पर ये ऐसा नहीं है कि पर हाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पर ये जो बाहर जाएंगे वो NIA के ही होंगे, ना कि कोई और पुलिस या मिलिट्री के लोग। ये NIA को पावर दिया गया है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लिखेंगे। अच्छा, तो ये क्यों था न्यूज में। हाँ, फिर से ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, श्रम योगी मानधन योजना है। इसे हम ये नहीं, हाँ ये सोशल जस्टिस भी लग रहा है हमें कि हाँ सोशल जस्टिस किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन में अगर सोशल जस्टिस आए तो आप वहां मतलब श्रम योगी मानधन योगी, तो एक तरह से आप इसमें कुछ तुगरम लगा लीजिए कि योगी मानधन योजना लेबर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, योगी योगी जी लेबर लोग का ख्याल रखते हैं, ऐसा करके कुछ भी तुगरम लगा लीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके न्यूज में क्यों था ये, क्योंकि लगभग इतने
3085205 पर्सन को एनरोल किया गया इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, वो भी जुलाई 10 2019 के अंदर। तो सोचिए अभी तक में क्या हो गया होगा। तो इतना ये बेनिफिट अभी मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों था, क्या हुआ इसमें, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसके लिए ये सब था कि आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स होना चाहिए, ना कि आप किसी गवर्नमेंट या सेक्टर या स्कूल या कॉलेज कोई और, ये सब अब मैं आशा करता हूँ शायद आपको डिफरेंस पता होगा अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे आपको हर चीज का लाभ मिलता है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ जैसे सब्जी वाले, एक अपना छोटा मोटा मुदी दुकान खोल दिया है, अपना छोटा मोटा राशन दुकान या कुछ इस तरह का चला रहे हैं, जिनका कोई ये परमानेंट फिक्स नहीं है कि आपको इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, इतने दिन का आपको हॉस्पिटल के लिए हेल्थ से रिलेटेड या पेंशन वगैरह कुछ भी फ्यूचर में मिलेगी। तो ये सब हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, उसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत लोग हैं जो अच्छे खासे पैसे उठाते हैं, पैसे कमाते हैं, सॉरी। पर लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन लोगों के लिए है जो कि 15,000 से कम का वेतन उठाते हो। ठीक है, और वो लोग 18 से 40 साल के एज में के ही अंदर हो। 18 से कम भी वाले लोग ये इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, और 40 से ऊपर वाले लोग भी इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं बिल्कुल। तो ये तो सोचे ही नहीं। तो 18 से 40 लोग के लिए मैं बोलूंगा, आप या आप हो या आपके जो भी रिश्तेदार फ्रेंड्स जो भी लोग हो, या आप किसी ठेले वाले पे खाने जाते हैं, तो उनको जरूर ये बताएं कि आप ये स्कीम, ये योजना के तहत आप जरूर इसमें जुड़ जाएं। और ये योजना जुड़ने के लिए है, आप नज़दीकी सीएससी ऑफिस में जाइए, वहां से आपको इजीली कर सकते हैं। तो आप एज अ एस्पिरेंट, आप एज अ ह्यूमन आप जाइए, और अगर कोई मिले तो उनको जरूर ये बता दिया करिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो वर्कर्स भी होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुए या एज अ पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, उन लोग को भी ये नहीं मिलेगा। जो लोग नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस या एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये सब से जुड़े हुए हों, ईपीएफओ वगैरह से रिलेटेड, तो ये लोग ऑलरेडी वहाँ पे जब स्कीम से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को पेंशन या कुछ कुछ मिलने का लाभ है ही। तो उन लोग को भी ये नहीं मिलेगा, भले ही उनका सैलरी 15,000 से कम हो। ठीक है, और साथ ही में वो इंसान इनकम टैक्स पेयर भी नहीं हो, क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो यानी आपका सैलरी काफी ये हो रहा है, और आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, यानी आपके पास बहुत सारा लाभ ऑलरेडी उठा रहे हैं आप। तो उस उनके लिए भी ये चीज नहीं है। और ठीक है, ये सब तो हो गया एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। अब कुछ इसके फायदे भी देख लेते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या मिलने वाला है इस योजना से। तो आप ये भी अपने दिमाग में रखिए और कोशिश करिए कि 4-5 लोग जो भी आपके मिले उनको उनसे जरूर डिस्कस करिए ये बातें। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि मिनिमम जो इसमें हो रहा है, 3,000 पर मंथ दिया जाएगा एज अ पेंशन। वो भी कब, जबकि आप 60 साल पार कर ले। जहां आज आपने 60 साल पार किया, कल से ही आप एलिजिबल हो जाएंगे कि कल से पूरा अगले महीना तक, अगले महीने से आपका स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये 3,000 पर मंथ मिलना हो जाएगा। आपको बस स्टार्टिंग से जो प्रोसीड्यूर था आपको इसका एनरोलमेंट कराने का, आप सीएससी ऑफिस जाके ये करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर मान लीजिए जो सब्सक्राइबर है वो 60 साल हो गए, और उसके बाद 1 साल का पेंशन उठाने के बाद वो फिर मर गए, तो ये जो पूरा, जो मरने के बाद वो जो पैसे हैं जो 3,000 पर मंथ मिल रहे थे, वो 3,000 के जगह में 50% हो जाएंगे। 1,500 रुपया पर मंथ उनके स्पाउस को मिलेंगे, या तो वो फीमेल, अगर वो फीमेल थी जो मर गई ये स्कीम के दौरान, जो जो इनके बेनिफिशियरी थे, तो उनके हस्बैंड को मिलेंगे, और हस्बैंड थे तो वाइफ को मिलेंगे, पर वो 50% होगा, 3,000 नहीं होगा। उसके बाद ये तो हुआ, ठीक है। पर अब ये कैसे करके आप चलाएंगे ये स्कीम को, जो पूरे अभी 18 से 40 साल के बीच में क्या क्या करेंगे। तो 60 साल तक आपको कुछ एज अ प्रीमियम बोलते हैं, जो आप दूसरे किसी जगह में फंड या कहीं पर जो बैंक में प्रीमियम वगैरह डालते हैं, वो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रीमियम आपको डालना होगा, जो कि बहुत ही कम है, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी आसानी से दे सकते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ अच्छे से। जैसे 18 साल है आपका उम्र, तो जैसा मैंने वहां लिखा, 18 से 40 साल के लोग इस योजना के में एनरोल कर सकते हैं। तो जो 18 साल के हैं वो 55 रुपए पर मंथ दे सकते हैं एज अ प्रीमियम, 18 साल से 60 साल तक। जब 60 साल कंप्लीट होगा तब उनको 60 साल से जब तक वो मतलब जिएंगे, तब तक उनको 3,000 पर मंथ मिलते रहेंगे, और अगर वो मरते हैं तो उनके स्पाउस को 1,500 पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, और उसी तरह से जब वो 19 साल के होंगे तो 58 रुपया पर मंथ मिलेंगे, मतलब 1 साल में 3 रुपया करके इंक्रीज करना होगा। जब 18 साल के हैं तो 55 करके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब वो 19 साल के हुए तब उनको 58 करके देना होगा, नहीं, आपको 55 करके ही पूरा जिंदगी देना होगा। फिर 19 साल के हुए तो 58, उसके बाद 29 साल के अगर यदि हैं तो उसी तरह से 3-3 रुपया करके बढ़ते बढ़ते 29 साल के जब होंगे
तो 100 रुपये पर मंथ होगा। उसके बाद जब 40 साल के होंगे तो 200 रुपये पर मंथ होगा। हाँ, और एक चीज, अगर मान लीजिए आप 40 साल के हैं आज और आप ये योजना से जुड़ना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जुड़ सकते हैं। आपको बस अभी से लेके 60 साल तक 200 रुपये पर मंथ देना होगा, यानी 2400 रुपये एक साल का आपको जमा करना होगा, ताकि 20 साल में आप 2400 गुना 20 कर उतना पैसा आपने जमा किया है एज अ प्रीमियम, और 60 साल के बाद आपको शुरू हो जाएगा पेंशन 3000 पर मंथ का। तो ये पूरा था इस योजना से रिलेटेड। आप शायद समझ गए होंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आप इस योजना से रिलेटेड सिर्फ पढ़ मत लीजिए या कहीं नोट डाउन मत कर लीजिए, एक दो जन लोग से डिस्कस करिए, आपका दिमाग में ऐसे ही ऐसा चिपकेगा कि आप दोबारा कभी निकल नहीं सकेगा। चाहे कोई भी योजना हो, योजनाएं को मैक्सिमम आप डिस्कस कर लीजिए कीजिए, ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये इकोनॉमिक्स का इस बार का बहुत अच्छा एकदम मस्त सा टॉपिक है, क्योंकि और इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हम लिखेंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे सरकार गवर्नमेंट ने हाल ही में रेटिफाइड किया, मतलब इसमें कुछ अपना चेंजेस रखा। ये क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी के ऊपर। वो क्या चीज किया, ताकि वो कर्व कर सके बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं इसको अभी अच्छे से क्लियर करूंगा बेस इरोजन और सॉरी प्रॉफिट शिफ्टिंग को। तो इसमें ये जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को कम करने के लिए एक मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी, इस ट्रीटी में गवर्नमेंट ने कुछ रेटिफिकेशन किया, मतलब कुछ चेंजेस लाया अपनी तरफ से कि हाँ मैं ये सब करूंगा। अब ये सब क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, मैं वो धीरे धीरे बताऊंगा। बस ये था न्यूज में, मैंने ये बता दिया। अब आगे आगे हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले वो न्यूज में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं ये बैकग्राउंड इसका क्या है ये मल्टीलेटरल कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन क्या था, ये एक आउटकम था ओईसीडी और जी20 के बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट की। क्योंकि वो लोग, ओईसीडी आप शायद जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट, और जी20 तो अभी हाल ही में हुआ था, मैंने शायद डिस्कस भी किया है जून मंथ में, आप उसमें भी देख सकते हैं। और तो ये दोनों ने बीपीएस प्रोजेक्ट लाया था एक टाइम में, तो उनके प्रोजेक्ट पे ही रिलेटेड अब ये एक कन्वेंशन बना था। अब वो जो मल्टीलैटरल कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन को में ही भारत ने रेटिफिकेशन कुछ किया है। तो अब ये जानते हैं कि इस कन्वेंशन में क्या इतना खास क्या हो गया था। तो इस कन्वेंशन में ये मिला है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत वो फ्लेक्सिबल है। किस मायने में, ताकि कोई अगर स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटी है, मान लो किसी देश का हम चाह रहे हैं हम ये नहीं करेंगे, ये टैक्स ट्रीटी ये मैं इसको छूट दे ही नहीं सकता किसी भी कीमत में, तो वो कोई जो भी स्पेसिफिक टैक्स होगा उसको वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं इस मल्टीलैटरल कन्वेंशन में। मतलब इस जो एग्रीमेंट सारे मेजर्स लेते वक्त वो कुछ कुछ ट्रीटी को पॉइंट को वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यही है इस स्कीम का फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि ऐसा नहीं है कि एक कन्वेंशन बना दिया गया, 5 कन्वेंशन है और ये पांचों सभी को मानना पड़ेगा जो भी हमारे से मेंबर बनेंगे। तो ये तो एक बर्डन हो गया सबके ऊपर। कोई अगर एक पॉइंट अगर यदि उनको नहीं फेवर कर रहा है, तब वो चाहेंगे एक पॉइंट के लिए वो पूरे मतलब पूरा के ही वो मेंबर नहीं बनेंगे तब। तो इससे तो 4 पॉइंट का तो लॉस हुआ इस ग्रुप को। तो इसीलिए हम लोग इस तरह का ऐसा रखे हैं, फ्लेक्सिबल भी रखे हैं। और अच्छा, और ये 2013 से ऐसा देखा गया है, क्योंकि जो पूरे जो ये जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेवेन्यूज हम लोग को मिलते थे, किसी भी देश को एक्चुअली वो मिलते थे, वो 4% से 10% तक आ गया है। जो कि 4% मतलब जो टैक्स वो लोग छिपाते थे वो 10% तक बढ़ चुका है। इतना ज्यादा लॉस हो रहा है हर एक देश को, मतलब ये ग्लोबली बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो कन्वेंशन है ये इम्प्लीमेंट करता है 2 मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। 2 मिनिमम स्टैंडर्ड, इसका मैंने एक जो होता है एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, ये तो 2 मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जो कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटी अब्यूज एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब कि ट्रीटी अब्यूज, कुछ अगर डिस्प्यूट हो गया या कुछ अब्यूजमेंट अगर यदि हो रहा है इस ट्रीटी से रिलेटेड, तो वो कोई 2 मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो कि म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरह मैंने म्यूचुअल एग्रीमेंट करके वो सॉल्व करेंगे। सपोज करिए इंडिया और यूएस से रिलेटेड अगर कुछ बात हो रही है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट करके सॉल्व करेंगे। और पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये जो टैक्स ट्रीटी है इस पे कुछ प्रॉब्लम आएगा। हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हम जो सपोज करिए कि मैं यहाँ से अच्छा मॉरिशस से ही क्यों सबसे ज्यादा एफडी आता है, ये हम भी आजकल अभी तक कंफ्यूज रहते हैं क्यों इतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि
हम यहाँ से सोचते हैं कि यहाँ से वहाँ के लोग यहाँ पर दे रहे हैं, पर ऐसा माना गया है जिससे कि यहाँ के लोग ही किसी तरह से पैसे ब्लैक मनी को वहाँ पहुँचवाते हैं और फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है, और वो जब इन्वेस्टमेंट आता है तो उनको ये ब्लैक मनी का मतलब अगर आपके पास अकाउंट में अगर ये 10 लाख रुपए है, अगर आपके अकाउंट में है तब तो आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट ये पैसा आप किसी भी तरह से अगर आप मॉरिशस या किसी और कंट्री में भेज दिए और वहां से अगर एफडीआई के रूप में, मतलब डायरेक्ट जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके रूप में अगर इंडिया में आते हैं तो इसके लिए तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, और एफडीआई तो बहुत सारे जगह में छूट मिल के रखा है उनको। तो इससे क्या हो रहा है, वो ब्लैक मनी व्हाइट मनी होके आ रहा है। तो इसी चीज को, इससे क्या हो रहा है, ये तो चलो ठीक है ब्लैक मनी व्हाइट मनी होके आ गया और प्रॉफिट जो कंपनी है वो ग्रोथ कर रहा है, बट इससे लॉस किसका किसका हुआ, गवर्नमेंट का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि उनको कॉर्पोरेट टैक्स मिल ही नहीं रहा है। और वही यहाँ पे हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स अभी इतना कम, मतलब जो उनको पहले जितना मिलता था उससे बहुत ज्यादा कम गया है, जिसके लिए हर कंट्री को ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है ये जो ये जो करप्शन से रिलेटेड जो भी हम लोग पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इसलिए मल्टी एग्रीमेंट प्रोसीजर बहुत सारे इसमें बनाए गए ताकि हम लोग ये करप्शन को रोक सके। तो आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन पे। ये हम इंपॉर्टेंट बॉडीज में लिखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन किसी पर्टिकुलर जैसे यूनाइटेड नेशन या डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड ट्रेड और मतलब ये सब के अंदर तो आती नहीं है, इसका एक अपना बॉडी है, तो इसको हम सेपरेट एक बॉडीज में लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम वो सेक्शन को ही लिखे हैं, नाम दिए हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज का। अच्छा, तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जापान ने हाल ही में जो था उसने क्या किया कि विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से। एक कमीशन जो था ये वेलिंग कमीशन, इसे जापान ने विड्रॉ कर लिया। अब इसे विड्रॉ क्यों किया और किस लिए किया और इससे क्या होने वाला है, ये सब चीज हम देखेंगे। अच्छा, ये इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो था, इसका काम होता था मतलब कि ये उससे रिलेटेड भी हम आपको आगे बताते हैं, पर ये देख लेते हैं कि आखिर जो ये हट गया जापान वहां से, तो अब क्या करेगा वो। अब वो आसानी से अपना जो कमर्शियल वेल हंटिंग था, मतलब जो वेल का जो व्यापार वो करता था, हंट करता था, उसके बाद उसको बिजनेस उसका जहाँ चाहे सेल करना कर सकता था, तो वो अब स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि ये जो कमीशन था इसमें लिखा हुआ था कि आप कमर्शियल हंटिंग नहीं कर सकते, पर अब जो जैसा कि जापान हट गया है इस कमीशन से, तो इजीली वो अब कर सकता है। ठीक है, तो अब टेरिटोरियल मतलब क्या हो रहा है कि वो टेरिटोरियल वाटर जो उनके बाउंड्री के अंदर है उसमें तो वो आसानी से कर सकता है, जो कोई रोक भी नहीं सकता। और वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स था, जहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव रहता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे चीज को रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे रहता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अब वहाँ पर भी वो आसानी से कर सकता है। और वो कब से करना स्टार्ट भी कर दिया है, जुलाई 2019 से। ठीक है, तो ये ठीक है, ये सब चीज वो करना शुरू करते हैं। अब आते हैं, पढ़ेंगे ये जो विलिंग कमीशन है इसके बारे में। इसे 1946 1946 में स्टेबलाइज किया गया था, और ताकि हम मतलब कंजर्व कर सके और मैनेज कर सके ये जो वेल के जो पॉपुलेशन है उसको। बट देखा गया कि उसके बाद भी कंजर्व करने का हो नहीं रहा था, तो फिर उन्होंने देखा पॉइंट कि कमर्शियल वेलिंग ही सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे वो कंजर्व करने में उसको दिक्कत हो रही है, वो भी इसी जापान और कुछ एक दो कंट्रीज की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, कमर्शियल वेलिंग को ही बंद करवा दिया। बोला अब 1986 में एक लाया उन्होंने प्रोविजन और कमर्शियल वेलिंग को बंद करवा दिया। तो 1946 के बाद 1986 से बंद कराया। ये ऐसा ना हो कि आप 46 में स्टेबलाइजेशन दे दिया हो और आप उसी वक्त में लिखा हुआ कि जब से वो स्टेबलाइज किया गया तब से कमर्शियल वेलिंग को बैन कर दिया गया था और इतने साल बाद जाके 2019 में इसे जापान ने छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। कमर्शियल वेलिंग 1986 में जाके बंद हुआ था, 46 में से शुरुआत से नहीं था ये। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया मेंबर नहीं है, पर इसका ऐसा कहीं कर दिया क्योंकि वेल तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि इंडियन ओशियन के इस साइड में या अरेबियन या बे ऑफ बंगाल में, तो ऐसा सोचेंगे कि इंडिया इसका मेंबर क्यों बनेगा, फिर नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इंडियन ओशियन बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे वेल्स हैं और बहुत अच्छे सोर्स में इसका से रिलेटेड बहुत सारे टेस्टिंग भी चल रहे हैं। तो इसलिए हाँ, इंडिया इस IWC का मेंबर भी है। और जैसा कि जापान ने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने के बाद जापान अब उस दोनों कंट्री को ज्वाइन कर लिया जो कि ओपनली अब कमर्शियल जो बैन किया गया था कमर्शियल वेल हंटिंग का, उसको ज्वाइन कर लिया। वो कौन कौन है? आइसलैंड और नॉर्वे। अच्छा, ये दोनों कंट्री किस जगह में है? शायद आपको मैं बता सकता था, गूगल मैप में आप जाएंगे और वहां पे आप देख लीजिए यूरोपियन कंट्रीज, जो नॉर्वे हो गए नॉर्थ के यूरोप के नॉर्थ में, और आइसलैंड भी हो गए नॉर्थ वेस्ट साइड में, यूरोप के लेफ्ट साइड में। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि अब ये जो ट्रीटी से जापान बाहर निकल गया है, अब जापान वापस से
कभी भी जो रिसर्च कर रहा था अंटार्कटिक के ऊपर, उसमें अब वो नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो अंटार्कटिक में लिखा हुआ है, क्योंकि जो लोग भी IWC यानी ये व्हेलिंग कमीशन को से हटेंगे, वो लोग अंटार्कटिक में जाके किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। ऐसा लिखा हुआ है अंटार्कटिक ट्रीटी में। तो अब जापान वापस कभी नहीं कर सकेंगे। पर अगर इस तरह से जापान, मतलब क्या हुआ कि इस तरह से रहा, तो जैसे जापान हुआ, और आइसलैंड और नॉर्वे तो उतना एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक मेजर्स उतना नहीं ले रहे थे जैसे जितना जापान है। पर ये जापान के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अब वो अंटार्कटिक में किसी तरह का और ज्यादा इसको जान नहीं पाएगा अंटार्कटिक से रिलेटेड, जैसे हम लोग जा पा रहे हैं अभी भी। हम भी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, वो भी अभी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो जापान में व्हेलिंग है, उसमें क्या मतलब, क्यों आखिर इतना ये वो लोग इतने पीछे पड़े रहते हैं, क्यों उनको व्हेल से इतना इंटरेस्ट है? क्योंकि जापान है जो वो मतलब सेंचुरीज वो से बहुत पहले से इसकी हंटिंग में लगे हुए हैं। ठीक है। और ये भी देखा गया है कि जब ये जो वेल है, इसको की सोर्स उनको मानते, माने कि वेल के अंदर की सोर्स उनको वो मानते हैं प्रोटीन का। और ये वर्ल्ड वार 2 जब जापान फेस किया था, और हिरोशिमा में जो एटम बम गिरे थे, उसके बाद रिकवर करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह की उनको जरूरत है, खाने पीने हर चीज को चेंजेस लाने के लिए। तो ये जो वेल है, वेल मछली है, ये इसको खा खा के ये लोग बहुत सारे इसमें अपने आप को फिर से वापस रिकवर कर पाए थे। क्योंकि जो हाल था, कितने साल तक हो गए थे कि बच्चे जो पैदा लेते थे वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार बनते थे। ठीक है। आगे अब ये भी जान लेते हैं, जैसा हम अंटार्कटिक ट्रीटी पढ़े हुए ऊपर, कि अंटार्कटिक ट्रीटी में क्या था कि वो जो लोग साइन किए हैं वो लोग मतलब IWC को जो छोड़ देंगे, वो अंटार्कटिक में जाके नहीं कर सकते। ऐसा अंटार्कटिक ट्रीटी में अच्छे से दिया हुआ है कि आपको IWC का मेंबर होना होगा, तभी आप अंटार्कटिक ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं, और यहाँ आके आप जो चाहे एक्सपेरिमेंट हो या जिस तरह का हो वो कर सकते थे। ठीक है। तो ये ट्रीटी को कब साइन किया गया था? वो साइन किया गया था 1959 में। ठीक है। और पर लेकिन इसको ऑफिशियली लाया गया था 1961 में। तो ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, बट हाँ ये जानना होगा कि 1959 में इसे लाया गया था। जो कि 1946 में क्या था, IWC था। यानी व्हेलिंग कमीशन पहले बना, उसके बाद अंटार्कटिक ट्रीटी 59 में लाया गया था। तो आप मेरे हिसाब से आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे दोनों का जो क्रोनोलॉजी, और उसके दोनों से रिलेट किस तरह से हो रहे हैं, कौन ट्रीटी किसके बाद आया और क्यों आया, कैसे आया, क्यों इसमें ये प्रोविजन दिया गया ताकि अंटार्कटिक में अभी जापान अब नहीं जा पा रहा है, ऐसा कुछ कुछ ये सब सोच के ही किया गया होगा ना। हम्म। तो अब जानते हैं कि इसमें जब ये ट्रीटी बनाया गया था 1959 में, तो कौन लोग थे खास करके? तो 12 कंट्रीज थे उस वक्त। कौन कौन थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान। और देख लिए जापान भी है यहाँ पे, जापान भी इस जगह में था जब वो ट्रीटी साइन किया था। यानी उस वक्त वो सोच लिया था ओके हम मतलब 1959 में तो ये IWC था, बट उसमें ये नहीं बोला गया था कि आप जो ये जो कमर्शियल वेलिंग था उसको बैंड करना है, क्योंकि वो तो 86 में आया। तो उस वक्त तो ठीक ही चल रहा था सब कुछ, तो वो भी ज्वाइन किया हुआ था, वो भी सिग्नेटरीज था। तो न्यूजीलैंड था, उसके बाद नॉर्वे था, साउथ अफ्रीका था, सोवियत यूनियन था, UK है, और US। बट इंडिया उस वक्त नहीं था, इंडिया उस वक्त नहीं था 1953 में। बट आगे जाके इंडिया भी इसका पार्ट बन गया, जैसे कि इंडिया IWC का भी पार्ट है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी में इंडिया भी आगे जाके साइन किया, इससे क्या मिला इंडिया को कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंटार्कटिक में और आगे अच्छे से कर पाए। और गवर्नमेंट, हालांकि आप शायद जानते होंगे, मैत्री एक स्टेशन है अंटार्कटिक में, जिसे इंडिया और उसको एक्सपैंड कर रहा है ताकि वो अगले 30 साल तक अच्छे से रह सके, वो भी उसको बड़ा बना के। ठीक है। और ठीक है, अब वेल सेंचुरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बहुत हो गया, इस लंबे टॉपिक पे जा रहे हैं तो, पर लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऐसे टर्म्स हैं जो आपको किसी भी 4 या 2-3 ऑप्शन जो भी देंगे उसमें अगर थोड़ा ट्विस्ट करके दिए तो आप बेकार का एक क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, जो कि बहुत ईजी है अगर आप इसके क्रोनोलॉजी को और इसके जो को अच्छे से रिलेट कर पाए। तो वेल सेंचुरी क्या था कि 1994 में इसे बनाया गया था सदर्न ओशियन वेल सेंचुरी के रूप में। ठीक है। ये सदर्न ओशियन वेल सेंचुरी रूप कहाँ पे है? ये आपको ठीक अटलांटिक और इसके मतलब सॉरी अटलांटिक बोल रहे हैं, उसके आपको सदर्न साइड जो अंटार्कटिक के जो ऊपर मिलते हैं जो एरिया, उसको कवर करते हैं। और
वहाँ पे पूरी तरह से आईडब्ल्यूसी ने कमर्शियल जो वेलिंग था उसको बैंड करके रखा था कि वहाँ कुछ भी हालत हो जाए कमर्शियल वेलिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है। और क्या एक ही कमर्शियल मतलब ये क्या एक ही वेल सेंचुरी है हमारे पूरे वर्ल्ड में? नहीं, टोटल दो वर्ल्ड में है वेल सेंचुरी। पहला तो ये सदर्न ओशियन हो गया, दूसरा है इंडियन ओशियन वेल सेंचुरी, जो कि एक आइलैंड है सेचेल्स बोल के, शायद आप सुने होंगे, बहुत ही प्यारा सा आइलैंड है सेचेल्स। उसके आसपास के एरिया और उसको पूरा कवर करते हुए वो इंडियन ओशियन वेल सेंचुरी जिसका नाम दिया गया है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है यूएन रेजोल्यूशन ऑन टॉर्चर। इसे हम यूएन एंड इट्स बॉडीज में लिखेंगे। ऑफ कोर्स आपको पता चल रहा है ये यूनाइटेड नेशन का कुछ रेजोल्यूशन है, तो हम इसको यूनाइटेड नेशन में ही लिखेंगे। और पर अगर ऐसा कुछ रेजोल्यूशन ऑन टॉर्चर किसके द्वारा लिया गया था, तो ये लिया गया था एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, कुछ इस तरह का कुछ भी दे दिया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये यूनाइटेड नेशन एंड इट्स बॉडीज के द्वारा लिया गया था। ऐसा कुछ आईयूसीएन या ऐसा कुछ भी बॉडी अगर इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, और रखिएगा भी नहीं दिमाग में, तो इसको पहले ही अपने दिमाग के उस कोने में डाल लीजिए कि ये रेजोल्यूशन जो टॉर्चर के ऊपर, ये वहां से लिया गया था। हाँ, तो ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया भी रशिया और साथ में 42 और भी कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया है वो जनरल असेंबली के मतलब अगेंस्ट जाके। क्या था वो मतलब रेजोल्यूशन? वो रेजोल्यूशन ये था ताकि हम जो कैपिटल पनिशमेंट और टॉर्चर के लिए जो गुड्स एंड यूज करते हैं उसका ट्रेड हम लोग बंद कर दें। अगर हम ट्रेड बंद कर देंगे, तो ट्रेड बंद कर देंगे तो नहीं होगा, तो अच्छी क्वालिटी के जो भी चीज होते हैं वो इधर से उधर नहीं जाएंगे, तो वो लोग कैपिटल पनिशमेंट मजबूर हो जाएंगे कि इसको इस तरीके से नहीं करें। अगर अच्छा मान लो एक रोप हुआ, जो हम आपने सुना होगा ये जो निर्भया का केस जो चारों अपराधी को हैंग किया गया, उस वक्त वो जो रोप था, वो रोप को आपको उत्तर प्रदेश से लाया गया था। तो अगर यदि उसका ट्रांसेक्शन ट्रेड, ये तो स्टेट स्टेट में हुआ ना, बट अगर कंट्री कंट्री में ये सामान, ये अगर कोई और कंट्री उत्तर प्रदेश से मांग रहे हैं, तो अगर हम इंडिया अगर इस ट्रीटी को साइन कर देते तो हम ये भेज ही जब नहीं सकते थे, तो वो लोग क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट देते ही नहीं हैंगिंग करने का। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए ये समझिए कि रेजोल्यूशन को इसलिए लाया गया था ताकि ट्रेड अगर बंद कर दे तो कैपिटल पनिशमेंट को हम डिक्रीज कर सकेंगे, और डिक्रीज करते करते खत्म कर देंगे। तो इसीलिए ये बोला गया था। बट और सॉरी और इसको जो ये रेजोल्यूशन लाया था, ये रोमानिया ने लेके आया था। रोमानिया एक कंट्री है जिसने ये रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में लेके आया था, जिसको इंडिया, रशिया और 42 और अदर कंट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, बोला नहीं, हम ये रेजोल्यूशन में साइन ही नहीं करेंगे। ठीक है। उसका अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड भी कुछ जान लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिया ने आर्गुमेंट किया इस रेजोल्यूशन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये जो इसके स्टैट्यूटरी लॉ है इंडिया का, जो सीआरपीसी और आईपीसी में ये सब या एक्ट हम लोग जो बनाए हुए हैं सारी चीज से रिलेटेड, तो वो बोल रहा है इसके अगेंस्ट जा रहा है ये मेरा रेजोल्यूशन, और ये मैं अगर मैं इस रेजोल्यूशन को साइन करता हूँ तो मेरे सारे जितने भी एक्ट्स और पड़े हुए हैं सबको चेंजेस करना पड़ेगा, और इसमें बहुत ही हम ऐसा करेंगे नहीं। बट हाँ, हम आपको एश्योरमेंट दे रहे हैं कि हम ये जो डेथ पेनल्टी होता है ये हम रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस में ही देते हैं। आप शायद जानते भी होंगे, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस में होती है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये जो निर्भया का केस 2012 से चलते आ रहा था, और इसे हुआ है कब? अब जाके हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम तो वैसे ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में देते हैं, उसके बाद भी अगर हम पूरी तरह से बोलते हैं विड्रॉ कर दे नहीं, तब तो ये शायद बहुत ही ज्यादा हम छूट दे रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत ही सबसे ज्यादा हम लोग जब हीनियस क्राइम कोई करते हैं तब देते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन। पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन क्या है? पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन जिसे हम समिट वाले सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये है क्या और क्यों था न्यूज में, आगे सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क जो है, ये एक बहुत ही एक बॉडी है जिसने ये स्टार्ट कर दिया पोर्ट इंटीग्रिटी कैंपेन इंडिया में भी। क्यों और किस लिए किया, ये हम भी अब देख लेते हैं। ठीक है। ये इसलिए किया गया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सके जो इश्यूज और बॉटलनेक्स आते हैं मतलब इंडियन पोर्ट के ऑपरेशंस के दौरान। मतलब जैसे अब जितने भी बहुत है, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज का बहुत ही भरमार है, जो पूरे पूरे देश, पूरे जितने भी है वर्ल्ड, सबको जरूरत पड़ती है। तो वो तो अब ऐसा तो नहीं रेलवेज या एयरपोर्ट या फ्लाइट से लेके जाएंगे, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। और सबको चाहिए क्या? सी रूट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सामान और भारी से भारी और सारे सामान को ले जाने के लिए। तो अगर सी रूट और पोर्ट में ही बहुत सारे दुविधा रहेंगे, बॉटलनेक्स रहेंगे, तो कैसे करके वो लोग मत करेंगे? एक चीज को लाने में अगर 1 महीना उन लोग को लग जा रहे हैं, तो उन तो ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम का बर्बादी, पैसे का बर्बादी और सब चीज का बर्बादी वहाँ है।
तो ये सबको सॉल्व करने के लिए एक ये जो एंटी करप्शन नेटवर्क है ये आया, और उसके बाद बोला कि हम पोर्ट को इंटीग्रेट करेंगे। ये और भी इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों में कर रहे हैं, तो ये हमारे देश में भी आए। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं कि इसके बारे में जान लेते हैं, ये जो करप्शन नेटवर्क है ये क्या आखिर। तो ये इसका काम होता है, ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क जो होता है, जो 110 कंपनी वो लोग ने ये बनाया था, जितनी भी 110 ग्लोबल बड़े बड़े कंपनी हैं वो लोग मिलके इस करप्शन नेटवर्क को बनाए, ताकि ये जो ताकि करप्शन से रिलेटेड कुछ भी आए, कि हम बोट पोर्ट लेके घुस रहे हैं, सामान अगर तुमको पहले पहुंचाना है तो तुमको थोड़ा कुछ खिला पिला दो, उसके बाद तुम आगे ले जा सकते हो। होता है ना पोर्ट में जितने भी छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने लोग ये सब करते हैं जो, तो ये सब चीज को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क एक बनाया गया, और बहुत सारे सॉर्ट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ये लोग तैयार किए 110 कंपनी ने, जो सारे चीज को एनालाइज किए। उसके बाद वो लोग ने ये बनाया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि इसको 2011 में एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कमिटेड मैरीटाइम कंपनीज के तौर पे बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के जो आखिरी टॉपिक है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसे हम फिनांस मिनिस्ट्री में लिखेंगे, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्योंकि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसे आईआरडीएआई के आईआरडीए ने इसे हाल ही में इस्तेमाल किया है। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ, पर ये जान लीजिए आखिर क्यों हुआ। इसको न्यूज में इसलिए रखा है क्योंकि आईआरडीआई ने हाल ही में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का प्रमोट किया है, ताकि मैंने सॉरी सैंडबॉक्स को लाया है ताकि प्रमोट कर सके अब जो भी कुछ कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस इंडस्ट्रीज के जो आ रहे थे उसको कर सके। क्योंकि इंश्योरेंस धीरे धीरे देखा जा रहा था कि उनका ग्राफ बहुत स्टेबल हो गया था और शायद नीचे भी जा सकता था, तो फटाफट ये इस तरह से करके आईआरडीआई ने ये सब यूज करना शुरू कर दिया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को। इंडिया में आईआरडीआई के साथ आरबीआई भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को यूज करते हैं एज अ टेक्निक फॉर ग्रोइंग द कंपनी। अब क्या है ये, उससे पहले हम अभी ये जान लें कि आईआरडीआई सैंडबॉक्स होता कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं पहले। तो आइडिया सैंडबॉक्स जो है ये उन वो लोग ही अप्लाई कर सकते, वो कंपनी मतलब वो कंपनी जो इसे यूज कर सकते हैं जिनका जो नेटवर्थ होगा वो 10 लाख या उससे ज्यादा होगा, और उनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा पिछले 1 साल का वो अच्छे से प्रूवन होगा। ठीक है, और उसको जो जो टेस्टिंग होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का, वो पूरे साल भर में 5 कैटेगरी में किया जाएगा। पूरे साल भर में 5 कैटेगरी में किया जाएगा, और वो 5 कैटेगरी क्या कहते हैं, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के एक टॉपिक ले लेंगे, एक कैटेगरी लेंगे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड वो लोग बनाएंगे, और उसके बाद करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अंडर राइटिंग, पॉलिसी, और फिर क्लेम सर्विसिंग। क्लेम सर्विसिंग में भी बहुत सारे दुविधा है, जिसकी वजह से बहुत लोग, सबसे पहले आप कभी किसी इंश्योरेंस शायद आप किए होंगे तो आप लोग क्या पूछेंगे सबसे पहले कि अच्छा क्लेम कैसे कर सकते हैं, इसका क्या इसमें कितना इजीली कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, हमारे सिटी में है कि नहीं है, ये सब चीज जानने के बाद आप इंश्योरेंस करते हैं, है ना। तो ये सब चीज सारे सेक्टर में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, बट ये चेंजेस कौन लाएगा, कैसे लाएगा, तो ये एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक तरीका है जिससे ये कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सैंडबॉक्स को डिस्कस करेंगे आखिर क्या है। आप जैसा सुने थे सैंडबॉक्स, आप बीच वगैरह में अगर कभी जाते होंगे तो देखते होंगे कि सैंडबॉक्स मिट्टी है, बालू है, उसमें बालू में क्या करते हैं बच्चे लोग खेलते रहते हैं, छोटा छोटा घर बनाते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, कुछ शेप साइज देते हैं, कभी कभी होता है पुतला बनाते हैं, तो खेलते हैं। तो आप उसको उस तरह से एज्यूम करिए कि ये सैंडबॉक्स वही सैंडबॉक्स मैंने सैंड का हम लोग गेम खेल रहे हैं और छोटा मोटा सैंडबॉक्स बनाए। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब्दुल कलाम आजाद जी का जिस दिन जन्मदिन था, तो किसी इंसान ने उड़ीसा के बीच में एक बहुत अच्छा और अब्दुल कलाम जी का एक पूरे बालू से ही एक अच्छा सा एक शेप दिया और उसको अब्दुल कमाल जी का जैसा बना दिया। तो ये धीरे धीरे करके वो बच्चा वो इंसान भी छोटा छोटा करके बच्चे में बनाता होगा, ताकि सारे गलतियां हो छोटे में हो, छोटे छोटे जगह में हो, एक बार में जब वो फिनिशिंग करेंगे तो वो बहुत बड़ा एक अच्छा सा आकार ले ले। तो इसी तरह से यहाँ सैंडबॉक्स का मतलब ये हुआ कि हम लोग सैंडबॉक्स बनाएंगे, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वो भी कि ताकि हम कुछ कुछ छोटा छोटा बिजनेस ले, जैसे क्लेम सर्विसिंग। क्लेम सर्विसिंग को हम लोग ले लिया है और उसके बाद उससे रिलेटेड हम कुछ सॉर्ट्स ऑफ रूल्स बनाए, और वो रूल्स बना के हम लोग एक ऐसे जगह में मैंने ऐसे तरह से टेस्टिंग करेंगे कुछ कुछ कंपनीज में ही,
सपोज करिए हम 15 को कंपनी ले लिए और 15 कंपनी में मैंने एक क्लेम सर्विसिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किया और देखा कुछ एक्सपेरिमेंट करके कि हम 2 दिन के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे, आप हमको ये पेपर दीजिए, हम 2 दिन के अंदर क्लेम दे देंगे, या 2 घंटे में क्लेम करेंगे, मोबाइल से मोबाइल आपको क्लेम करके सुविधा दे देंगे। जब इस तरह का हम लोग एक्सपेरिमेंट किए 15 कंपनीज में, जब वो सक्सेस किया तब हम आगे बढ़े। पर अगर 15 कंपनी में दिए और उसके बाद हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो ये हुआ सैंड बॉक्स, मतलब आप छोटा सा कुछ लिए, गड़बड़ी हुआ तो वहीं हुआ, उसको वहीं खत्म कर दिए, फिर दूसरा चीज करेंगे। तो आईआरडीए ने ये रेगुलेटरी सैंड बॉक्स इसलिए दिया ताकि हम इसको बूस्ट कर सके इंश्योरेंस सेक्टर को। ठीक है। अच्छा, अब ये ये क्या हुआ, मैक्सिमम से ज्यादा ये जो फिनटेक कंपनीज होते हैं ना, जैसे इंस्टामोजो, रेजर पे, आप कोई भी शायद एग्जाम या किसी चीज का बिल पे करते होंगे, तो आपको इंस्टामोजो या रेजर पे टाइप का एक आता होगा। तो ये जो फिनटेक कंपनीज है, ये वही फिनटेक कंपनीज है जो आपको एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का सुविधा आपको देते हैं। और ये सब कंपनीज भी छोटे छोटे स्तर पे स्टार्ट किए थे, जैसे कि पेटीएम और ये सब भी हुए, ये सब छोटे छोटे जगह से स्टार्ट किए और उसके बाद देखिए आज कितना बड़ा बन गए। आगे छोटे किसी किसी की 2-3 सर्विसेज दिए, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप को बिल्डअप किए। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको ये लेक्चर अच्छे से दे पा रहा हूँ। अगर दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छे से नहीं कर पा रहा तो ज़रूर डिसलाइक करिए, आपको पूरा राइट है। बस हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जिसको मैं आगे से सुधार कर सकूँ। तो थैंक यू, और अच्छे से रहिए घर पे। जय हिंद।